चलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम स्टार्ट अबाउट द, या कल का जो क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था, एक क्वेश्चन जो दिया था उसमें रेडियस कैंसिल हो जाती है, उसमें रेडियस मतलब कैंसिल हो जाती, निकलती नहीं। मैं फिर से वही क्वेश्चन आपको रिपीट रिवाइज करके देता। पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करते। इसके क्या क्या आंसर है बताओ आप लोगों के। मैं पहले आंसर्स पूछ लेता, किसका किसका आंसर क्या क्या आया। एच का आंसर कितना आता? 2/3r। एच डैश का आंसर आता 1/3r। दीज आर द आंसर्स। बाद में थीटा आता cos इनवर्स of 2/3, approximately 48 degree, and velocity at that point comes out to be root of 2/3 rg। ये 1 2 3 4 चारों आंसर कितने लोगों के करेक्ट है? लेट मी नो। चारों आंसर कितने लोगों के करेक्ट है? किसी के करेक्ट है तो हैंड देखने के लिए पहले सारे लोअर करा। एडमिट एडमिट ते सुरू शकतो सर एडमिट। वेरी गुड, बहुत से लोग चारों आंसर आ गए। वेरी, बिना आंसर आए अगर हाथ ऊपर उठाएंगे तो आंसर कभी नहीं आएगा बाद में किसी को। नो चीटिंग। आंसर आए भी नहीं फिर से हाथ उठाएंगे तो तुम्हारा ये हाथ काम का ही नहीं रहेगा, लिखेगा नहीं, फिर से करेक्ट आंसर नहीं देंगे आपका हाथ। वेरी गुड, बहुत से बच्चों का आया। तो लेट मी एक्सप्लेन, मैं आपको ये क्वेश्चन पूरा एक्सप्लेन कर देता, इसका सोल्यूशन बुक्स में नहीं है और ये प्रीवियस ईयर में 2 से 3 बार है क्वेश्चन। अलग अलग पूछा, कभी एच पूछा, कभी एच थीटा, कभी वेलोसिटी एट दैट पॉइंट पूछी हुई है। तो अब इस क्वेश्चन के सारे पॉइंट्स एक एक डालते जाते। चलो एक एक निकालते हैं। हाइट निकालने के लिए सबसे पहले तो जब ऑब्जेक्ट स्लाइड होके नीचे आएगा, जैसे जैसे नीचे आते जाएगा ऑब्जेक्ट, तो एज ऑब्जेक्ट स्टार्ट कमिंग डाउनवर्ड्स, जैसे ऑब्जेक्ट नीचे आते जाएगा उसकी स्पीड ड्यू टू ग्रेविटी, उसका स्पीड बढ़ते जाएगा एज इट कम्स डाउन। से फ्रॉम ए, इस पॉइंट को मैं ए लिखता, फ्रॉम दिस पॉइंट ए जैसे वो नीचे आना शुरू करेगा, नीचे आना शुरू करेगा मतलब वहां उसकी वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी एट ए इज डेफिनेटली 0। और हाइट ऑफ पॉइंट ए कितनी है? हाइट ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम द, ये ग्राउंड बॉटम से ये रही उसकी पूरी हाइट। हाइट ऑफ पॉइंट ए इज नथिंग बट व्हाट ऑफ दिस सर्कल, इस स्फीयर का क्या है और रेडियस। तो हाइट ऑफ द पॉइंट ए इक्वल टू आर। तो ए की हाइट मालूम है, ए की वेलोसिटी मालूम है। पी पे जब आएगा नीचे हो तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द पॉइंट पी? हाइट ऑफ द पॉइंट पी इज दिस, दैट इज एच एज यू आर टेकन। वेलोसिटी एट द पॉइंट पी मालूम नहीं और जीरो भी नहीं, वो आपको निकालना है। नॉट इक्वल टू जीरो एंड नॉट नोन टू अस, दैट इज टू बी कैलकुलेटेड। इसको आपको कैलकुलेट करके बताना है कि वेलोसिटी कितनी आएंगी। तो आपको एच निकालना है, बाद में एच डैश अपने निकल जाएगा। आर इक्वल टू एच प्लस एच डैश, पूरी हाइट, रेडियस ऑफ द सर्कल। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई द कंडीशन। जैसे ये नीचे आएगा तो यहां उसको जो भी टोटल एनर्जी रहेंगी, हियर टोटल एनर्जी एट ए इज बिकॉज ऑफ हाइट एंड स्पीड। हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी, स्पीड की वजह से काइनेटिक एनर्जी। नीचे आएगा यहाँ पर तो यहाँ पर उसको वेलोसिटी भी है और हाइट भी है। हाइट है मतलब पोटेंशियल एनर्जी है, वेलोसिटी है मतलब काइनेटिक एनर्जी है। तो यहाँ पर टोटल एनर्जी ड्यू टू बोथ ऑफ देम, इन दोनों से टोटल एनर्जी एट पी रहेंगी, इन दोनों से टोटल एनर्जी एट ए रहेंगी। तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी व्हाट यू कैन से, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी की एडिशन करके आप उसके कैलकुलेट कर सकते हो।
कागदावर अब एक एक सॉल्व करते जाते। तो टोटल एनर्जी एट ए मस्ट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पी, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। ये अप्लाई करने से आपको वेलोसिटी, रेडियस, हाइट का रिलेशन मिल जाएगा। बाद में जब भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता, तो एज द पार्टिकल गो ऑन परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, इट रिक्वायर सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आने वाला है? स्फीयर तो एकदम स्मूथ है, रस्सी से बांधा हुआ भी नहीं कुछ ऑब्जेक्ट को। फिर इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होने वाला है, ये वेट mg। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है। फिर इसका कंपोनेंट निकालो, इसका कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा। दिस mg cos थीटा इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। ये mg cos थीटा डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर जो है, दैट mg cos थीटा विल प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स OPQ। यहाँ एक ट्रायंगल बन गया OPQ। ये ट्रायंगल भी आपको सॉल्व करना है ज्योमेट्री पॉइंट ऑफ व्यू। वेट का एक कंपोनेंट टुवर्ड द सेंटर एक्ट्स एज विच फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स। एक बात और, सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय mv स्क्वायर बाय r। m इज मास कांस्टेंट पार्टिकल का, r इज रेडियस, सर्कल की रेडियस वो भी कांस्टेंट है। बचा v, वेलोसिटी। जैसे जैसे पार्टिकल नीचे आएगा वेलोसिटी बढ़ती जाएंगी, वेलोसिटी बढ़ती जाएंगी मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स required for that velocity will go on increasing। वेलोसिटी बढ़ रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ रहा है, तो वेलोसिटी बढ़ती गई, सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ते गया। नाउ वेलोसिटी बढ़ते गई, सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ते गया। अवेलेबल सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv cos थीटा एंड रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv स्क्वायर बाय r। तो अवेलेबल सेंट्रीपिटल फोर्स इज mg cos थीटा, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv स्क्वायर बाय r। अब जैसे जैसे पार्टिकल आगे आएगा थीटा बढ़ते जाएगा, थीटा बढ़ते गया कि cos थीटा बढ़ते जाएगा, cos थीटा बढ़ते गया झालं। म्हणजे इकडचं क्लिअर दिसते पिक्चर। अच्छा, मग आता as theta go on increasing, this theta बढ़ते जाएगा, as theta increases cos theta decreases, cos 0 is 1, cos 90 is 0, theta increases cos theta decreases। तो theta increases तो cos theta decreases, मतलब जैसे थीटा बढ़ते जाएगा mg cos थीटा कम कम होते जाएगा, मतलब अवेलेबल फोर्स टुवर्ड सेंटर विल गो ऑन डिक्रीजिंग। दूसरा, पार्टिकल नीचे आएगा तो स्पीड बढ़ते जाएगा, स्पीड बढ़ते गया मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड बढ़ते जाएगा, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत बढ़ती जाएंगी और अवेलेबिलिटी कम होती जाएगी। तो एक पर्टिकुलर पोजीशन ऐसी आएंगी कि वहां पर बढ़ा हुआ सेंट्रीपिटल फोर्स और अवेलेबल दिस mg cos थीटा विल बिकम इक्वल। इसके बाद में स्पीड इतना बढ़ जाएगा कि mg cos थीटा cpf नहीं दे पाएगा, पार्टिकल सर्कल छोड़ देगा। पार्टिकल सर्कल तब छोड़ेगा जब उसको रिक्वायर्ड cpf नहीं मिलेगा। रिक्वायर्ड है mv स्क्वायर बाय r जो डिपेंड करेगा वेलोसिटी पे। नीचे आएगा तो वेलोसिटी बढ़ती जाएंगी, cpf बढ़ते जाएगा। अवेलेबल है mg cos थीटा, मतलब वेलोसिटी बढ़ती गई तो cpf रिक्वायर्ड बढ़ते जाता, थीटा बढ़ते गया कि mg cos थीटा कम होते जाता, मतलब अवेलेबिलिटी कम होती जाती, रिक्वायर्ड बढ़ते जाती। तो एक पर्टिकुलर पोजीशन ऐसे आएंगी जहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स अवेलेबल एंड रिक्वायर्ड बिकम इक्वल। उसके बाद में सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड ज्यादा होता, अवेलेबल कम होता, पार्टिकल सर्कल छोड़ देता। ये पॉइंट समझना था। अब दोनों पॉइंट मिक्स करके आप सॉल्व कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल ज्योमेट्री ऑफ दिस डायग्राम, उसके बारे में ज्योमेट्री इन द सेंस इस ट्रायंगल को पहले सॉल्व कर लेते, इसका आगे आपको काम पड़ेगा। लाइन OQ इज H, लाइन OP इज रेडियस ऑफ सर्कल R और ये एंगल थीटा। मैं उस ट्रायंगल को निकाल लेता हूं। आई जस्ट ड्रॉ द ट्रायंगल। Now in this triangle, ये एंगल थीटा, ये H, ये R। What is cos theta? Cos theta is simply adjacent H upon R। तो H is nothing but R cos theta और R equal to H upon cos theta आप यूज कर सकते। Now इसके आगे और सॉल्व करने के लिए आगे सेंट्रीपिटल फोर्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये दोनों एक बार अप्लाई कर लेते। Now by law of conservation of energy, total energy at top मतलब ये highest point, total energy at A must be equal to total energy at P. Potential energy at A plus kinetic energy at A equal to potential energy at P
plus kinetic energy at P. Potential energy at A is mg height of A. Kinetic energy is half m va square mg height of P plus half m into vp square. अब इसमें से क्या क्या आप कट कर सकते हो वो आपको निकालना है इसमें से. तो हाइट ऑफ ए मालूम है, हाइट ऑफ ए इज आर, वेलोसिटी एट ए इज 0 रुका हुआ था, हाइट ऑफ पी इज एच, वेलोसिटी एट पी मालूम नहीं, निकालना है. सो नाउ स्टार्ट वन बाय वन. सो नाउ m कॉमन निकाल के पहले कैंसिल कर दो. g इंटू हाइट ऑफ ए इज आर प्लस हाफ ऑफ m इंटू वी इज 0 स्क्वायर, ये टर्म पूरी 0 हो जाएंगी, इक्वल टू m तो गया, g हाइट ऑफ p इज h प्लस हाफ vp स्क्वायर, ये टर्म 0 हो जाएंगी. सो इज नाउ जी आर इक्वल टू जी एच प्लस हाफ vp स्क्वायर, ये टर्म इधर ले लो. जी आर माइनस जी एच इक्वल टू हाफ vp स्क्वायर. सो vp स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ g कॉमन निकाल लेते r माइनस एच, तो vp स्क्वायर इतना है तो उससे vp निकल जाएगा. सो vp स्क्वायर इक्वल टू, नेक्स्ट स्टेप, मैं इसको पहली स्टेप को थोड़ा vp square is twice of gr minus gh. नेक्स्ट पेज पे twice g in bracket r minus h, इक्वेशन नंबर 1. कभी काम पड़ा तो vp इक्वल टू रूट ऑफ twice of g r minus h आ जाएगा. नाउ ये हो गया vp स्क्वायर एक कंडीशन से. कौन सी कंडीशन से? बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. नाउ बाय द कंडीशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता? सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय mg cos थीटा, जो कंपोनेंट ऑफ वेट टुवर्ड द सेंटर है, ये कंपोनेंट ऑफ वेट टुवर्ड सेंटर प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. सो एट P, सेंट्रीपिटल फोर्स एट P is given by mg cos theta. Centripetal force at P is m into vp square by r equal to mg cos theta. अब vp square क्या है? mm कैंसिल कर देते, r उधर ले लेता मैं, तो vp square equal to rg cos theta. देन इसको इक्वेशन नंबर 2 कर देता. फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 what you can write? फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 vp square इक्वेट कर लेते. ट्वाइस g इन ब्रैकेट r माइनस h इज इक्वल टू आर जी कॉस थीटा. आर कैंसर, जी यहाँ कैंसिल होगा. ट्वाइस r माइनस ट्वाइस h इक्वल टू r कॉस थीटा, g कट गया. अब h यहाँ 2 कॉमन निकाल लेते, या फिर r की टर्म एक साइड ले लेते, h की टर्म एक साइड रखते, कॉस थीटा पहले रख लेते. फ्रॉम फिगर हमने कॉस थीटा निकाल के रखा था. फ्रॉम फिगर कॉस थीटा इज h अपॉन r. तो फ्रॉम फिगर पुट कॉस थीटा इक्वल टू h अपॉन r. मैं आगे इधर लिखता इस साइड में. फ्रॉम फिगर मैं ट्रायंगल को यहाँ समझने के लिए फिर से निकालता, वही ट्रायंगल जो वहां निकाला था. ये r है, ये h है, ये सॉरी उल्टा हो गया, h और r इंटरचेंज हो गए. ये r है, ये h है, ये एंगल थीटा है. तो व्हाट इज cos थीटा इक्वल टू? फ्रॉम फिगर cos थीटा इक्वल टू h अपॉन r. तो रखो इसमें cos थीटा इक्वल टू ट्वाइस r माइनस ट्वाइस h इक्वल टू r इंटू cos थीटा, r इंटू h बाय r, r कैंसल, तो ट्वाइस r इक्वल टू एक h रहेगा, एक इधर जाएगा, h प्लस ट्वाइस इज 3h. तो व्हाट देन h इक्वल टू? h इक्वल टू 2/3 ऑफ r. पहला आंसर, जो फर्स्ट आंसर था, h इक्वल टू व्हाट? 2/3 ऑफ r. अब h निकालना है. व्हाट इज स्मॉल r इक्वल टू? स्मॉल r इक्वल टू h प्लस h डैश. डायग्राम पे जाते फिर से देखने के लिए. स्मॉल r इक्वल टू h प्लस h डैश. अब h डैश निकालना है मुझे वहां पे. स्मॉल r, h इज 2/3 ऑफ r प्लस h डैश. r माइनस 2/3 ऑफ r इज h डैश. सो h डैश कम्स आउट टू बी 1/3 ऑफ r. ये सेकेंड आंसर आ गया. अब मुझे निकालना है cos थीटा. cos थीटा वाज h बाय r, ये यही लिखा हुआ है. cos थीटा इज व्हाट? h बाय r. अब ये h मालूम है, r भी मालूम है. नाउ cos थीटा इक्वल टू h बाय r एंड h इक्वल टू अभी निकाला हुआ है 2/3 ऑफ r.
So cos theta equal to 2/3 of r upon r cancel, cos theta equal to 2/3, ये थर्ड आंसर। अब रही वेलोसिटी निकालना वहां की। कभी अगर थीटा पूछा तो, अगर यहाँ पे कभी थीटा पूछते हैं तो इफ थीटा इज बीइंग आस्क्ड देन व्हाट, अगर क्वेश्चन में थीटा पूछा आपको तो थीटा कैसे निकाल सकते, हाउ टू कैलकुलेट द थीटा। थीटा कैलकुलेट करने के लिए थीटा विल बी इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 2/3, थीटा इज cos इनवर्स ऑफ 2/3। देन अब यहां तक आ गए, इसके आगे लॉग टेबल लग सकता है, लेकिन लॉग टेबल तो एग्जाम में अलाउड नहीं है। फिर कैसे निकालना, यहाँ आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ऑफ cos थीटा मालूम होना। कैसी, cos 30 मालूम है सबको, व्हाट इज cos 30, cos 30 कितना आता है, cos 30 इज √3/2, cos 30 is nothing but √3 divided by 2, मतलब 0.866। cos 60 मालूम है सबको, सॉरी cos 45 मालूम है 1/√2, 0.707। देन cos 60 मालूम है, cos 60 is 1/2, 0.5। अब ना ये 0.5 है, 2/3 मतलब 0.66, cos इनवर्स ऑफ 0.667। अब कैसे मालूम करना, अब अप्रोक्सीमेटली निकाल सकते, 45 60, cos 45 0.707, यह 0.5, 0.67 होना, ऑलमोस्ट 0.7 ही है, लेकिन 0.7 नहीं है, उससे कम है। तो अब कितना आएगा एंगल, एंगल कहाँ, अगर 45 से आगे है तो इधर cos थीटा 0.7 से कम है, तो 0.667 इन दोनों के बीच में कहीं तो भी है। अब नियरर किसके है, 0.667 0.5 के पास में कि 45 के पास में, 45 के पास में, ये 0.7 है, 0.66, ये 0.5 है, 0.6, ये कम डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस, मतलब आने वाला जो एंगल है आपका वो थीटा 45 के नियरर रहेगा। ऐसा अप्रोक्सीमेटली निकालना, इसको मोर करेक्टली निकालना तो ये आता है अप्रोक्सीमेटली 48 डिग्री, एक्जैक्टली आता है 48 डिग्री 23 मिनट, अप्रोक्सीमेटली 48 डिग्री। अब इसका आंसर लिख सकते, ये कुछ ही बुक्स में है, लेकिन यहां तक सभी बुक में क्वेश्चन है। ये हो गया थीटा कैसे निकालना। अब रहेगा लास्ट पार्ट, वेलोसिटी कैसे निकालना। ये अप्रोक्सीमेशन के लिए आपने बाद में लिख लेना या फिर आप लिख सकते। अभी वेलोसिटी कैसे निकालना, वेलोसिटी का फॉर्मूला इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 भी यूज कर सकते, 2 भी यूज कर सकते। तो इक्वेशन 1 से वीपी स्क्वायर इक्वल टू 2g इन ब्रैकेट r माइनस h, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या लिख सकते, फ्रॉम इक्वेशन 1 वीपी स्क्वायर इक्वल टू, राइट, तेरी तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वीपी स्क्वायर इक्वल टू कितना, वीपी स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस इन ब्रैकेट r माइनस h, बट h मालूम है 2/3 ऑफ r, ट्वाइस इन ब्रैकेट r माइनस 2/3 ऑफ r, तो इस ट्वाइस इन ब्रैकेट 1/3 ऑफ r, यह मत पूछना कैसे आया, 2/3 ऑफ g इंटू r, क्या आएगा वीपी स्क्वायर, तो वीपी कितना आएगा, सो वीपी कम्स आउट टू बी √of 2/3 rg। इतनी स्पीड होने के बाद मैं छोड़ देंगे ये चारों आंसर, ये वेलोसिटी का आंसर, ये थीटा का आंसर, बाद में ये h डैश का आंसर, ये h का आंसर, जो मैंने अभी चारों के चारों आंसर यहाँ लिखे थे ये सब उसके थे। अब लेट मी नो कितने लोगों के चारों आंसर करेक्ट आए। अभी मैं देखता सब लोग, अभी जिनके जिनके आंसर करेक्ट आए सब लोग इथे काहीच नाही का, इथे है। एक मिनट, मैं सबके हाथ अभी हैंड्स लोअर कर रहा हूं, चलो किसका जिसका आंसर करेक्ट है हाथ ऊपर करो ईमानदारी से, जिनका जिनका आंसर करेक्ट आया, चारों के चारों आंसर आए, वेरी गुड, बहुत से लोग हाथ ऊपर आ रहे। सॉल्यूशन ऐसे किया था कि कोई और वैसे किया था, डायरेक्ट आंसर निकाले थे, आई एम नॉट सेइंग डायरेक्ट आंसर, सॉल्यूशंस, वेरी गुड। नाउ ऐसे ही आपको एक क्वेश्चन में लिख के दूंगा आगे इसके, जो आपको करना है, कर दो मैं हिरवलं माझ्यासाठी,
आता हे माझ्याकडे फिरवावं लागेल, 2 कम्प्युटर झाले की नाही, हे तिकडे फिरून घ्यायचं, पण इथूनच करावं लागेल ते. 1 मिनिट तुम्ही करा बरं बेटा, इथे जा, लोअर ऑल हैंड्स, बेटा सब लोग एक बार हाथ ऊपर करो, एक टेस्टिंग कर रहे हैं, एक बार जैसे आपके हैंड रेस करो सो दैट मुझे बोर्ड से मॉनिटर दिख पाएगा फिर. वेरी गुड वेरी गुड, दिख रहा है दिख रहा है दिख रहा है. धनश्री वाघ, तो ये होगा क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क दिया था. अभी कुछ क्वेश्चंस और वर्टिकल सर्कल के ही. उसके पहले अब मैंने स्टार्टिंग में पहले दिन से बोल रहा हूँ कि ये ऑब्जेक्ट टाइड टू द स्ट्रिंग है, इसका मोशन ऑब्जेक्ट टाइड टू द स्ट्रिंग का मोशन, इसमें स्ट्रिंग का सपोर्ट रहता, स्ट्रिंग सिर्फ टेंशन सह सकती, अगर स्पीड कम हो तो नीचे गिर जाएगा. अब एक क्वेश्चन कल मैंने सॉल्व करके दिया आप लोगों को कि वो स्पीड रूट ऑफ 4r दिया. तो अब ब्रिज और ये स्ट्रिंग, इनके क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटीज है, वो समझनी हम लोगों को. दोज आर टू बी अंडरस्टूड. वो सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस समझने के लिए जस्ट वंस विल सॉल्व अबाउट द, ये क्वेश्चन आपके लिए मैं सेंड कर दूंगा, व्हाट्सएप में आ जाएगा. कल का बाकी है, ये भी आ जाएगा कल के साथ में. नाउ अबाउट द ब्रिज और ऑब्जेक्ट टाइड टू स्ट्रिंग, इन दोनों के क्वेश्चंस में के डिफरेंसेस सिमिलैरिटी जो हमने अभी पढ़ा, दैट वाज अबाउट द ऑब्जेक्ट टाइड टू स्ट्रिंग. ऑब्जेक्ट टाइड टू स्ट्रिंग एंड रिवॉल्व इन वर्टिकल सर्कल जो होता है, उसमें वेलोसिटी कहाँ कितनी है, कम है, ज्यादा है, लाइक दिस. बॉटम में कितनी रहती वेलोसिटी एट बॉटम, मालूम है क्या? आंसर दे सकते क्या? बताओ आंसर कितना है? एट द बॉटम कितनी है वेलोसिटी? रूट ऑफ 3rg, बरोबर? नहीं नहीं नहीं, रूट ऑफ 1rg होना, नहीं नहीं रूट ऑफ 5rg होना. कितनी होना? एट द बॉटम इट शुड बी रूट ऑफ 5rg. एट द, आपके घर में सबको सुनने आने को ना कि बच्चा पढ़ रहा है, आंसर दे रहा है टीचर को. आपके बाजू में अगर पेरेंट्स है तो दे शुड नो कि रियली यू आर कनेक्टेड और नॉट. जानबूझ के चिल्लाना मत घर में, जो पूछा उसका आंसर देना, फालतू इंप्रेशन नहीं मारना पेरेंट्स पे, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं आंसर दे रहा. वेलोसिटी एट द बॉटम इज रूट ऑफ 5rg. एट द लेवल ऑफ सेंटर रिक्वायर्ड है मिनिमम रूट ऑफ 3rg, और फिर एट द टॉप मिनिमम रिक्वायर्ड होती है रूट ऑफ 1rg. दीज आर द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स. वेलोसिटी इनसे ज्यादा हो सकती है, बट दीज आर द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, कि कम से कम इतनी होना. नाही तेच मला पाहायचं इथं, ते हँड रेस केले मला दिसतात नाही डायरेक्ट आता. हा म्हणून फिरवलं त्याला. एकदा सगळे हँड लोअर करा. नहीं झाले, लोअर ऑल हैंड्स झाले. वेरी गुड. तो ये हो गए मिनिमम रिक्वायरमेंट्स. देखो हम लोग आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, ये सब्जेक्ट नया नहीं है हमारे को पढ़ाने के लिए, लेकिन जो वे से पढ़ा रहे ये वे नया है, किस तरह से बच्चों को पढ़ा रहे, तो उसमें रोज कुछ ना कुछ नया 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 सीखना शुरू है. तो इसलिए भी वही वहां जाके मैं आपका हैंड देखने की जरूरत नहीं, मुझे यहीं से दिख जाएंगे आप लोगों के हैंड ऊपर है कि नहीं है पूरा. सो एट द bottom required root of 5rg, level of center required root of 3rg, highest point required root of 1rg. These are the minimum requirements. ये केसेस हम 3 जगह पे यूज करते. एक तो सपोज कोई बाइक है, वो हॉलो स्फीयर में बाइक चलाते ना, बाइक ऐसी खड़ी में पूरी हॉलो स्फीयर में गाड़ी चलाते, तो उसको बोलना कि बेटा बहुत फास्ट चला रहा है, धीरे चला, इतनी फास्ट क्यों चलाता? तो उसको फास्ट चलाना सेफ है कि धीरे चलाना सेफ है उसके लिए? जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा तो नीचे गिरने से कौन बचाएगा उसको? उसका वेट की उसका स्पीड? उसका स्पीड उसको बचाएगा. इसलिए उसको हाईयर स्पीड से गाड़ी चलाना उसके लिए सेफ है. उसको यहाँ से गिरने से बचने के लिए कम से कम कितना स्पीड लगता है? रूट ऑफ 1rg. यही कंडीशन होती है ऑब्जेक्ट टाइड टू स्ट्रिंग. अब ये स्पीयर का एग्जांपल लिया तो इसको इधर स्पीयर का सपोर्ट है ऊपर से, वैसा ऑब्जेक्ट टाइड टू स्ट्रिंग पत्थर बांध लिया तो उसको स्ट्रिंग का सपोर्ट है, स्ट्रिंग खींच के रखती. बकेट कैरिंग वाटर, एक बकेट में पानी भर के ले लिया और बकेट आप घुमा रहे हो और बकेट में का पानी नहीं गिरने को होना, तो उसमें भी सेंट्रीपिटल फोर्स दे दी स्ट्रिंग, वेट उसका. ये तीनों कंडीशन में, बकेट में का पानी नहीं गिरने को होना, पत्थर नीचे नहीं आने को होना, स्ट्रिंग स्लैक नहीं होने को होना, गाड़ी ने सरफेस छोड़ के नीचे नहीं आने को होना, इन सभी के लिए बचाने वाला कौन है? स्पीड की वेट. इन सबको बचाने वाला उनका स्पीड और गिराने वाला है वेट, अगर स्पीड कम पड़ गया तो. फिर इन सब के लिए वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट रूट ऑफ rg होना. इन सब के लिए वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट रूट ऑफ rg जो लगती,
दैट इज क्रिटिकल वेलोसिटी कितनी लगती, कम से कम क्रिटिकल की गिरने वाला था बच गया, कितनी लगती, एट ए इट शुड बी रूट ऑफ 1 rg, इट इज मिनिमम रिक्वायर्ड, इससे कम हो गई तो गिर जाएगा। सेफ कब रहेगा, एकदम गिरने से उसको डर नहीं लगेगा, गिरेगा भी नहीं, ऐसा कब होगा, एट ए अगर वेलोसिटी मोर देन रूट rg है तो कम से कम इतनी हो ना, इससे ज्यादा चलती। थर्ड, अगर ये गिर जाएगा विल फॉल डाउन, मतलब अनसेफ है उसके लिए अगर वेलोसिटी रूट ऑफ rg से कम हो गई तो। ये कंडीशन हम पहले पढ़ चुके हैं, एक बार मैंने जस्ट समराइज किया। नाउ लेट अस थिंक अबाउट द व्हीकल मूविंग ओवर द ब्रिज। ब्रिज के बारे में एक और पॉइंट है, यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन स्ट्रिंग कैसे निकालते हैं हम, टेंशन स्ट्रिंग निकालते हैं CPF माइनस mg। यहाँ पे आपको कौन ज्यादा होना, मोशन पार्टिकल का अनइंटरप्टेड चले, वो नीचे नहीं गिरे, इसके लिए आपको वेलोसिटी ज्यादा होना मतलब CPF ज्यादा होना, बिकॉज हियर CPF शुड बी मोर देन वेट, वेट कम होना CPF ज्यादा होना, तब वो नीचे नहीं गिरेगा। गिराने वाला वेट, बचाने वाला CPF ज्यादा तो गिरेगा नहीं। अब ब्रिज के बारे में पढ़ते, अब कोई व्हीकल ब्रिज पर से जा रहा है, ऐसा कॉन्केव ब्रिज है, कॉन्वेक्स ब्रिज है, कॉन्वेक्स ब्रिज है, गाड़ी इधर से आ गई, ब्रिज रोड पे चढ़ गई ऐसे, और ऊपर चढ़ रही है गाड़ी, ऊपर चढ़ रही है गाड़ी, तो गाड़ी एकदम आराम से गई तो क्या होता, और जरा ज्यादा ही फास्ट चलाई तो क्या होगा, इधर से आया ऐसे जोर से गाड़ी गई ऊपर, हाईएस्ट पॉइंट पे गया, वहां बकेट को बांध के रखा था, वहां पत्थर को बांध के रखा था, वहां स्पीयर में गाड़ी चल रही थी, स्पीयर ऊपर से था, गाड़ी नीचे से थी, गाड़ी स्पीयर को रोकती थी बाहर जाने, स्पीयर गाड़ी को रोकता था। अब यहाँ पर गाड़ी ब्रिज से जा रही है, चलो थोड़ा थोड़ा स्पीड बढ़ाते बढ़ाते जाते, अगर गाड़ी का स्पीड बढ़ाते गए थोड़ा सा स्पीड से गए, कुछ नहीं हुआ, बहुत ज्यादा स्पीड से आए इधर से, तो क्या हो सकता है हाईएस्ट पॉइंट पे, अगर ज्यादा स्पीड रहा तो व्हाट मे हैपन, ऐसे स्टंट हम पिक्चर्स में देखते, गाड़ी इधर से आती फास्ट, यहाँ पर जाने के बाद में फिर वो गाड़ी जम करती, मतलब रोड छोड़ देती, गाड़ी आगे निकल जाती, यहाँ पे गाड़ी आगे कब निकलेंगी, ये स्टंट कब होगा, कोई ड्राइवर है बहुत एकदम आराम आराम से लेके जा रहा है, गाड़ी आराम से गया, गाड़ी जम करेंगी नहीं, गाड़ी आराम से उधर से उतर भी जाएंगी, रोड को छोड़ेंगी नहीं, व्हीकल विल नॉट लीव द रोड इफ इट इज फास्टर की स्लोअर स्लोअर। अब अगर ये फास्ट ड्राइव किया, व्हीकल का स्पीड बढ़ाने लग गया, बहुत स्पीड से गए, तो एट द हाईएस्ट पॉइंट इट में लीव द ब्रिज, ब्रिज छोड़ के ऐसी गाड़ी इधर से आगे आके नीचे गिरेंगी, एक्सीडेंट होगा। तो ये सेफ की अनसेफ, फिर ऐसा ब्रिज, गाड़ी ने ब्रिज को छोड़ना अनसेफ हो गया, तो गाड़ी ने ब्रिज को छोड़ना अनसेफ होगा, तब छोड़ने को नहीं होना। अब वहां पहले एग्जांपल में पत्थर ऊपर नहीं रुक सकता, मोटरसाइकिल ऊपर नहीं रुक सकती, वेट उनका नीचे गिरा था, यहाँ पर भी व्हीकल को वेट है, ऐसा करते ब्रिज के ऊपर जाके, ब्रिज के ऊपर गए और यहाँ रुक गए, ब्रिज के ऊपर जाके समझो यहाँ रुकना है, गाड़ी को यहाँ रुकाना है मुझे, ये गाड़ी है, इस गाड़ी को यहाँ पे आके रुका देते, हाईएस्ट पॉइंट पे गाड़ी को रुका दिया, ये गाड़ी है, तो गाड़ी गिर जाएंगी नीचे, गाड़ी नीचे नहीं गिरेंगी क्योंकि वेट ऑफ द व्हीकल इज सपोर्टेड बाय द ब्रिज। यहाँ बोला गाड़ी को, मोटरसाइकिल वाले को कि तू मोटरसाइकिल चला और ऊपर जाके यहाँ पे रुक जा 2 मिनट के लिए, हाईएस्ट पॉइंट पे रुक सकता है, ऐसा नीचे से गिर जाएगा। यहाँ पर वेट ऑफ द व्हीकल इज सपोर्टेड बाय द ब्रिज, यहाँ ब्रिज उसके वेट को सपोर्ट करता है, रिएक्ट करता है, ये रिएक्शन बोला मैंने यहाँ पे, नॉर्मल रिएक्शन भी बोल सकते हैं उसको। तो ये नॉर्मल रिएक्शन जो है ब्रिज की, ये नॉर्मल रिएक्शन अभी उसका वेट बैलेंस कर रही है, व्हीकल अभी रुका हुआ है। अगर ये व्हीकल मोशन में है तो इसका सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन के लिए एक फोर्स लगता, कौन सा फोर्स लगता, जो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल होना, ये सेंटर ऑफ सर्कल है, ये रेडियस ऑफ द आर्क है ब्रिज का, तो सेंटर की तरफ फोर्स होना, रिएक्शन ब्रिज की अपवर्ड है, एक्शन इज द वेट, रिएक्शन फ्रॉम द रोड, लेकिन फिर भी टुवर्ड द सेंटर कौन एक्ट हो रहा है, व्हीकल का वेट, व्हीकल का वेट जो टुवर्ड सेंटर एक्ट हो रहा है उसी में से CPF मिलेगा, वेट ऑफ द व्हीकल विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। दूसरा तो कोई व्हीकल को इसका खींच के नहीं रखता ब्रिज के ऊपर, तो खुद ही व्हीकल अपने वेट से नीचे खींचा हुआ है, सो दैट वेट प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एक तरह से इस व्हीकल को ब्रिज से उठाने वाला, एक्सीडेंट कराने वाला कौन, अनसेफ कराने वाला कौन, उसका वेट कि उसका स्पीड। व्हाट इज बेटर, टू ड्राइव एट द हाइयर स्पीड कि टू ड्राइव एट द लोअर स्पीड। ब्रिज के ऊपर से जाते वक्त अपनी गाड़ी ऐसी उछलने को नहीं होना,
तो उसके लिए क्या सेफ रहेगा, टू गो एट द हाइयर स्पीड की लोअर स्पीड। अगर हाइयर स्पीड से गए तो गाड़ी उछलेंगी नहीं, बरोबर, क्यों उछलेंगी, हाइयर स्पीड से जाने पे खतरा रहेगा गाड़ी पे। कभी कभी सिंपली अपन बस में जाओ और बस अगर स्पीड ब्रेकर से गई तो पीछे वाले ऊपर उड़ जाते एकदम, मतलब व्हीकल से अगर ये गाड़ी का स्पीड ब्रेकर से भी गई तो गाड़ी जंप करती ऊपर, हाइयर स्पीड से गई तो लोअर स्पीड से गई तो मालूम ही नहीं पड़ता, जस्ट लाइक दैट। तो इसके लिए सेफ्टी फैक्टर क्या और रिस्क फैक्टर क्या, इसका एक्सीडेंट कौन कराएगा, और वो जो पर्सन स्टंट मैन एक स्पीयर में गाड़ी चलाता उसको कौन बचाता, बचाने वाले के बारे में सोचो पहले। इसको ये स्टंट मैन ये स्पीयर में गाड़ी चला रहा है ऐसा खड़े में, उसका रोड ऊपर से है ऐसा, ये ऐसा नीचे से गाड़ी चलाता, इसको नीचे गिराने वाला वेट और बचाने वाला कौन, इसको कौन बचाएगा, वेट की स्पीड, इसका स्पीड इसको बचाएगा और इसका स्पीड इसका एक्सीडेंट करवाएगा। मतलब इसके लिए स्पीड जो है रिस्क फैक्टर है। रूट ऑफ आर जी वेलोसिटी एट द टॉप इज रूट ऑफ आर जी, ये इसके लिए मिनिमम की मैक्सिमम, इसने गाड़ी रूट आर जी से ज्यादा स्पीड से चलाना कि कम स्पीड से चलाना, ये बाइक वाले स्पीयर के अंदर से his vehicle should travel at the speed root of rg की more than that की less than that। अगर इसने स्पीड इससे कम किया तो क्या होगा, अगर स्पीड कम किया तो सीपीएफ कम पड़ेगा, वेट ज्यादा भरेगा, गाड़ी नीचे गिर जाएंगी। इसके लिए एट दिस हाईएस्ट पॉइंट जस्ट क्या ज्यादा होना आपको, स्पीड शुड बी मोर कि शुड नॉट बी मोर, यहाँ स्पीड इज द रिस्क फैक्टर, यहाँ स्पीड इज द सेफ्टी फैक्टर। यहाँ स्पीड जो है ये सेफ्टी फैक्टर प्रोवाइड करता, वहां स्पीड जो है वो रिस्क रहता। यहाँ स्पीड इज द रिस्क फैक्टर, यहाँ स्पीड आपका एक्सीडेंट करा सकता है, यहाँ स्पीड आपको बचाएगा। यहाँ पर स्पीड रूट आरजी से कम नहीं होना, यहाँ स्पीड कितना आता कैलकुलेट करते। क्रिटिकल से क्रिटिकल कंडीशन क्या हो सकती है, इन क्रिटिकल कंडीशन सीपीएफ प्रोवाइड करने वाला कौन, वेट, सीपीएफ वेट से ज्यादा नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पर क्रिटिकल कंडीशन क्या आएंगे, क्रिटिकल कंडीशन, इधर भी क्रिटिकल कंडीशन, व्हाट विल बी द क्रिटिकल कंडीशन एट द टॉप, यहाँ क्रिटिकल कंडीशन क्या रहेंगी, यहाँ रहती है सीपीएफ एट ए इक्वल टू एम जी, फिर सीपीएफ इस पर से हमने फॉर्मूला निकालते, वही उधर आने वाली क्रिटिकल कंडीशन है। तो सीपीएफ एट इज एम इंटू वी ए स्क्वायर बाय आर इक्वल टू एम जी, इस पर से वी ए आया था हमारा रूट ऑफ 1 आर जी, एम एम कैंसल आर उधर, वैसी कंडीशन इधर, इधर मैक्सिमम सीपीएफ कितना मिल सकता है, कौन दे रहा है सीपीएफ, यहाँ पे सीपीएफ कौन दे रहा है, वेट, तो जितना वेट है उतना ज्यादा से ज्यादा सीपीएफ मिल सकता है, उससे ज्यादा नहीं, कोई पकड़ने वाला नहीं है वहां पे। तो यहाँ पर भी क्रिटिकल कंडीशन क्या हो सकती है, सीपीएफ अवेलेबल मैक्सिमम पॉसिबल इज वेट, वेट इज नथिंग बट एम जी, सीपीएफ इज एम इंटू वी ए स्क्वायर बाय आर इक्वल टू एम जी, एम एम कैंसल, अगेन वी ए इक्वल टू रूट ऑफ आर जी, फॉर्मूला वही आया, लेकिन इधर भी रूट आर जी उधर भी रूट आर जी, लेकिन इधर रूट आर जी मिनिमम रिक्वायर्ड की मैक्सिमम पॉसिबल, इधर गिरने से बचना है तो कम से कम इतना स्पीड या इससे कम स्पीड, मिनिमम दिस मच रिक्वायर्ड, इससे कम होगा तो ये गिरने वाला है। अगर यहां ब्रिज पे से गाड़ी आराम से गई, रूट आरजी स्पीड से कम स्पीड से गई तो कोई खतरा है, आराम से जाओ ब्रिज से तो गाड़ी उड़ने के चांसेस है नहीं, हाइयर स्पीड से जो गाड़ी उड़ने के चांसेस है, तो कितने स्पीड के ऊपर गाड़ी उड़ेंगी, रूट ऑफ आरजी स्पीड से ज्यादा हो गया तो गिरेंगी। तो मतलब देखो दोनों तरफ फार्मूला सेम है, फार्मूला सेम है, लेकिन अब कंडीशन कहाँ कौन मिनिमम है कहाँ कौन मैक्सिमम है ये आपको समझना है। यहाँ पर जो रूट आरजी है ये मिनिमम रिक्वायर्ड है कि मैक्सिमम पॉसिबल है, ये मिनिमम रिक्वायर्ड है, इससे कम स्पीड नहीं चलता, कम हो गया तो पानी गिरता, पत्थर नीचे आता, बाइक नीचे गिरती, ये मिनिमम रिक्वायर्ड है। यहाँ पर रूट आरजी क्या है, ब्रिज के ऊपर से जाने वाली गाड़ी के लिए, ब्रिज के ऊपर से जाने वाली गाड़ी के लिए स्पीड मिनिमम है ये कि मैक्सिमम पॉसिबल है, अगर इससे ज्यादा स्पीड बढ़ा तो गाड़ी गई, मतलब ये कौन सा स्पीड होगा, मिनिमम की मैक्सिमम, मैक्सिमम पॉसिबल, तो ये मैक्सिमम पॉसिबल है, ये मैक्सिमम पॉसिबल, इस तरह स्पीड से गाड़ी चलाएंगे तो गाड़ी रोड छोड़ देंगी, ये मैक्सिमम पॉसिबल हो गया, इससे ज्यादा स्पीड से गाड़ी नहीं चलानी। देखो फार्मूला वही रूट आर जी, इस कंडीशन में मिनिमम रिक्वायर्ड है, उस कंडीशन में मैक्सिमम पॉसिबल है, क्योंकि सपोर्टिंग मीडिया चेंज हो गया, मीडियम सपोर्टिंग, यहाँ बाहर से सपोर्ट है, रस्सी का सपोर्ट है, वहां नीचे से सपोर्ट है गाड़ी को, इसलिए। इज दैट क्लियर अबाउट द व्हीकल, ये स्पीयर एंड व्हीकल ओवर द ब्रिज। नाउ
टेंशन स्ट्रिंग हमने यहाँ निकाला था, यहाँ ब्रिज की रिएक्शन निकालेंगे। यहाँ टेंशन स्ट्रिंग निकाल दो, क्या था टॉप में सीपीएफ माइनस एमजी। जब कौन ज्यादा होना आपको, मैं इसी टेबल को नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू कर लेता हूँ, या नीचे कंटिन्यू कर लेता हूँ इसी पेज को। इस कंडीशन के लिए सेफ ये होगा क्रिटिकल। अब सेफ के लिए क्या होना, सेफ मोशन के लिए गिरने का डर नहीं, उड़ने का डर नहीं। ऐसा कब सेफ कब रहेगा, जब सेंट्रीपिटल फोर्स इज मोर देन वेट, तब ये सेफ है। यहाँ वेट गिराने वाला है, वहां वेट सीपीएफ देने वाला है। यहाँ स्पीड इज द सेफ्टी फैक्टर, वहां स्पीड इज द रिस्क फैक्टर। वेट इज द रिस्क फैक्टर, वेट इज द सेफ्टी फैक्टर। तो यहाँ पर सीपीएफ मोर देन वेट है तो ये सेफ रहेगा। यहां पर सीपीएफ लेस देन वेट है तो ये सेफ रहेगा। लाइक दिस उल्टी कंडीशन है, अपोजिट सीपीएफ ज्यादा है तो ये सेफ, सीपीएफ कम है तो ये सेफ। अब अनसेफ कब, अनसेफ मतलब विल फॉल डाउन, नीचे कब गिरेगा, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स एट ए बिकम लेस देन वेट, गिराने वाला वेट ज्यादा हो गया, बचाने वाला कम हो गया। यहाँ बचाने वाला वेट है और उड़ाने वाला सीपीएफ है, स्पीड है। तो यहां पर कब ये गिरेगा, विल लीव द ब्रिज, लीव्स ब्रिज, गाड़ी ब्रिज को कब छोड़ेंगी, जब सेंट्रीपिटल फोर्स एट ए बिकम लेस देन एमजी की मोर देन एमजी। सेंट्रीपिटल फोर्स वेट से ज्यादा हो गया था, मतलब वेट से और कुछ मिलने वाला तो है नहीं, देन द सेंट्रीपिटल फोर्स इज मोर देन वेट, देन इट इज पॉसिबल। दीज आर द कंडीशंस मिनिमम की और मैक्सिमम की दोनों के लिए। अब और एक पॉइंट इसी को जोड़ लेता हूं मैं आगे, टेंशन स्ट्रिंग कैसे निकाला था, उधर रिएक्शन ऑफ द ब्रिज कैसे निकालेंगे एट द हाईएस्ट पॉइंट। टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग एंड रिएक्शन ऑफ ब्रिज, रिएक्शन ऑफ ब्रिज, ब्रिज की रिएक्शन। टेंशन इन स्ट्रिंग कैसे निकाला था, टेंशन इन स्ट्रिंग एट द हाईएस्ट पॉइंट कैसे निकाला था, नॉर्मल रिएक्शन एट द हाईएस्ट पॉइंट कैसे निकालेंगे, लार्जर माइनस स्मॉलर। इधर कौन लार्जर होना आपको, बचाने वाला गिराने वाला, बचाने वाला स्पीड, गिराने वाला वेट, उनका जो डिफरेंस रहेगा वो रहता टेंशन इन स्ट्रिंग। सीपीएफ एट ए माइनस एमजी इज द टेंशन इन स्ट्रिंग, वेयर एज यहां पर कौन ज्यादा होना, वेट की सीपीएफ, सीपीएफ यहाँ पे उड़ा था गाड़ी को, सीपीएफ कम होना, वेट ज्यादा होना। तो वेट है 10 और सीपीएफ है 8, वेट 10 दिया, उसमें से 8 यूज हो गए तो बची कितनी एक्शन, ओनली 2। सो यहां पर आता है सीपीएफ एट, सॉरी वेट माइनस सीपीएफ, यहां पर आएगा mg माइनस सीपीएफ एट ए। देखो फार्मूले में ऐसा फर्क आया दोनों जगह के, बॉटम के फार्मूले में कोई फर्क नहीं आएगा। मैं नेक्स्ट पेज पे आपको एक्सप्लेन करता। ये सारे पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस हो गए दो टाइप ऑफ क्वेश्चन में के, ब्रिज और ऑब्जेक्ट टाइड टू स्ट्रिंग। ये दो क्वेश्चन में जनरली बच्चे आंसर गलत कराते, मोस्ट ऑफ द बुक में ये एक्सप्लेन्ड है, ये सोच के लोग इसका आंसर लिखते और गलत कर देते। तो दोनों को हमेशा साथ में पढ़ना, साथ में रिवाइज करना, सो दैट कंफ्यूजन नहीं रहेगा दोनों में। ब्रिज के बारे में तो नहीं तो अब किसी को भी क्वेश्चन पूछ लो, जो कोई सर्कुलर मोशन पड़ा हुआ है, रूट आरजी इज द मिनिमम स्पीड की मैक्सिमम स्पीड, नेचुरली कोई भी आंसर देगा रूट आरजी इज द मिनिमम स्पीड। लेकिन रूट आरजी मिनिमम किसके लिए है, ये कंडीशंस के लिए, स्ट्रिंग वाली कंडीशन के लिए। वही रूट आरजी मैक्सिमम किसके लिए है, तो ये ब्रिज के लिए। गॉट इट, समझ में आया, रेज योर हैंड्स। मैं देख रहा हूँ मेरे सामने स्क्रीन है, किसको समझ में आया कि कहाँ रूट आरजी मिनिमम है। वेरी गुड, बहुत सारा एक साथ ऊपर आ गए, वेरी गुड, थैंक यू। अभी आगे आप पढ़ेंगे, ये हो गया रिएक्शन कैसे निकालना सबके बारे में, ब्रिज का क्वेश्चन हो गया। अब आपको बुक्स में एक क्वेश्चन ऐसा पढ़ने को मिलेगा, चला घरचा एक बंद करून टाका ना बस। तो रिएक्शन ऑफ द ब्रिज, अब ब्रिज भी दो टाइप के होते हैं। ये हो गया कॉन्वेक्स ब्रिज, ये ऐसा क्वेश्चन बुक में है, मुझे कल या परसों किसी ने गर्ल्स के बैच में भी पूछा था। ये होगा कॉन्केव ब्रिज, ये कॉन्वेक्स ब्रिज है, ये कॉन्केव ब्रिज है, वो कॉन्वेक्स है, ये कॉन्केव है, ये कॉन्केव है। ऐसा करते पहले व्हीकल को रोक के रखते, ये फ्लैट सरफेस है, ये व्हीकल यहाँ पर खड़ा है, फ्लैट रोड है, सीधा रोड, वेट
रिएक्शन, जितना वेट उतनी ही रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन रोड की, एक्शन रिएक्शन इक्वल। यहां पर व्हीकल रोड पर से चल रहा है, कॉन्वेक्स ब्रिज से चल रहा है, ऊपर से जा रहा है, तो रोड की रिएक्शन जो अभी अभी मैंने लिखी थी, व्हीकल जब इस रोड के ऊपर से चल के जा रहा है तब, when the vehicle is going from above the road like this, रोड से जा रहा है, तब यहाँ की नॉर्मल रिएक्शन कितनी आती है, वेट W, नॉर्मल रिएक्शन N, इसी में से कुछ यूज हो जाता CPF। CPF किस में से यूज हुआ, वेट में से। कॉन्वेक्स ब्रिज की केस में व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन, क्या क्या करना है, व्हीकल रुक गया, सपोज एट रेस्ट, स्टॉप, रुक गया ब्रिज के ऊपर जाके, नॉर्मल CPF की जरूरत नहीं, मोशन नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू वेट। लेकिन जब वो मोशन में है तो वेट में से कुछ पार्ट यूज होगा एज अ CPF, CPF जितना उतना ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, समझो वेट 10 है, CPF 8 है, 10 में से 8 यूज हो गए, बचे कितने, 2, यहां पर नॉर्मल रिएक्शन आती mg माइनस CPF एट A, यहां पर नॉर्मल रिएक्शन आती ओनली mg। यहां पर क्या होगा, कॉनकेव ब्रिज में गाड़ी ऐसी जाके घूम के ऊपर आती, ऐसा कभी ब्रिज रहा तो गाड़ी जाके पहले रोक दो नीचे, रुक गई गाड़ी, रुकी हुई गाड़ी, वेट ऑफ द व्हीकल तो वर्टिकली डाउनवर्ड ही है, और यहाँ पर रिएक्शन आएंगी रोड की। अभी व्हीकल रुका हुआ है तो रोड को क्या देना है, ओनली वेट संभालना है। अब वेट टुवर्ड सेंटर ऑफ द कर्व है क्या, वेट इज नॉट टुवर्ड सेंटर ऑफ द कर्व, वेट तो डाउनवर्ड्स है, सेंटर ऑफ द कर्व कहीं तो भी ऊपर है, ये कॉनकेव सरफेस हो गया, ये सेंटर है उसका। तो फिर अब जब ये व्हीकल मोशन में रहेगा तो मोशन के लिए CPF भी लगेगा, CPF मतलब फोर्स टुवर्ड सेंटर, ये भी कौन देगा, वेट भी संभालो, पहले वेट संभाला, फिर क्या दिया, तो CPF भी दिया, तो व्हाट इज नो नॉर्मल रिएक्शन एट द बॉटम, क्या नॉर्मल रिएक्शन कितनी आएंगी। इस केस में नॉर्मल रिएक्शन को दो काम करने हैं, वेट भी संभालना है, CPF भी देना है रोड को, व्हीकल रुका हुआ है सपोज, तो रोड पे कितना प्रेशर है, जोर से जाके ऊपर निकल रहा है, तो रोड पे का प्रेशर क्या रहेगा, एक्शन ऑफ द व्हीकल ऑन द रोड, जब व्हीकल रुका हुआ है तब की एक्शन, जब व्हीकल जोर से जा रहा है तब की एक्शन, रोड को कब ज्यादा इफेक्ट होगा, व्हेन व्हीकल इज एट रेस्ट, व्हीकल इज इन मोशन, व्हीकल इज इन मोशन, तब इसको वेट भी संभालना है और CPF भी देना है एट द बॉटम। सो एट द बॉटम इट इज CPF प्लस mg, ये नॉर्मल रिएक्शन ऑन द प्लेन रोड, ये नॉर्मल रिएक्शन ऑन द कॉन्वेक्स रोड। तो सबसे ज्यादा कौन सी है, ये सबसे ज्यादा है, ये सबसे कम है, और ये बीच में की वैल्यू रहेगी। अगर मैं इनको 1 2 3 लिखूं, 1 2 3, ये फर्स्ट कंडीशन, ये प्लेन रोड सेकंड कंडीशन, और ये थर्ड कंडीशन। तो नॉर्मल रिएक्शन इन 1, नॉर्मल रिएक्शन इन 2, नॉर्मल रिएक्शन इन 3, 3 सबसे ज्यादा, 1 सबसे कम। ऐसा क्वेश्चन किसी ने तो भी परसों मुझे पूछा था, उसका एक्सप्लेनेशन। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन है ब्रिज के बारे में, व्हीकल कितने स्पीड से जाने को होना वगैरह। आज आपने जो क्वेश्चन किया है हेमिस्फीयर का, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से कब छोड़ देगा, जब स्पीड इसका रूट RG हो गया कि छोड़ दिया, रूट RG से कम रहा तो बच गया, रूट RG रहा तो जस्ट बच गया, निकलने वाला था, छूटने वाला था, क्रिटिकल कंडीशन हो गई। रूट RG से ज्यादा होगा तो मतलब व्हाट इज द मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड एट द बॉटम सो एज टू लीव द कांटेक्ट, रूट ऑफ RG। यहाँ रूट 5RG का काम नहीं है, ये पूरा सर्कल नहीं है, इसको आके रोड पे जाना है ऐसे इधर। तो these are the reactions of the bridge। तो ब्रिज के दोनों के पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बता दिए मैंने आप लोगों को, और कहाँ प्लस होता है, कहाँ क्या माइनस होता है, ये सब बताया। अभी कुछ न्यूमेरिकल्स जो आपके असाइनमेंट में है, ये भी न्यूमेरिकल मुझे क्वेश्चन पूछे थे, ये न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं। दिस वाज अबाउट द मोशन ऑफ व्हीकल ओवर द ब्रिज। तो ब्रिज की बतानी थी, बाकी और कुछ क्वेश्चंस आपके असाइनमेंट में के करेंगे। तो असाइनमेंट में के क्वेश्चंस करने के लिए आपको बस मैंने असाइनमेंट भेजी हुई है सबके पास में, ये जो असाइनमेंट है ये असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव है बहुत सारे। ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में से मैंने कल आपको एक क्वेश्चन का नाम बोला, क्वेश्चन बोला था कि जो क्वेश्चन बच्चे जनरली गलत करते, मैं उसका नंबर आप लोगों को बता देता, आप लोग उसको गलत करके देख लो। क्वेश्चन नंबर 174, इसका आंसर आप लोगों का 10 रूट से आता, करेक्ट आंसर उसका 10 है।
गिवन आंसर करेक्ट है 174 करके बताओ। बाद में उसके पहले के क्वेश्चंस जो है वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वो सारे क्वेश्चन अभी आप लोगों ने किए होंगे, ये सारे के आंसर्स आपको कल से मिलना शुरू हो जाएंगे। ऑल दोस क्वेश्चंस आर ऑलरेडी सॉल्व, मैंने बोर्ड में ऑलरेडी सॉल्व करके रखे हुए, बस आप लोगों को एक्सप्लेन करके देने हैं ये क्वेश्चंस। इसके साथ में बाद में दूसरी एक असाइनमेंट है नोट्स की, इसके पहले और एक असाइनमेंट थी, असाइनमेंट नहीं, समरी ऑफ इक्वेशन, मतलब पूरी समरी थी लेसन के, सारे फॉर्मूले उसमें थे। वो हमें जब कभी कोई क्वेश्चन अड़ गया तो आप समरी एक बार पढ़ना शुरू करो, उस समरी में आपको उसका आंसर डेफिनेटली मिल जाएगा, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन का आंसर आपको समरी में मिल ही जाएगा। बाद में और एक क्वेश्चन है, ये जो असाइनमेंट है एमसीक्यूज की असाइनमेंट, थर्ड असाइनमेंट है शायद, सेकंड असाइनमेंट जो भी होंगे, इसमें का क्वेश्चन नंबर 129, ये मुझे बहुत से लोगों ने पूछा, ऐसा क्वेश्चन बहुत से लोगों ने पूछा, प्रीवियस ईयर में भी ऐसा क्वेश्चन है। तो ये हो गया व्हीकल के बारे में, ब्रिजेस के बारे में सभी। क्वेश्चन नंबर 129 जो है, मैं वैसा दूसरा क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, ये आपको करना है, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ सिर्फ। अभी इसमें हमने काइनेमेटिकल इक्वेशन से सॉल्व होने वाले कोई क्वेश्चन नहीं किए, जिसमें इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ये सब लगेगा। तो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, उसमें क्वेश्चन है जिसमें आपको काइनेमेटिकल इक्वेशंस भी लगेंगे। आई थिंक इट इज ऑल अबाउट द लेसन मोशन इन प्लेन, मोशन इन प्लेन में का पार्ट सर्कुलर मोशन, सारे पार्ट्स ऑलरेडी पढ़ लिए हमने, बस अब न्यूमेरिकल कर लेंगे, न्यूमेरिकल्स के बाद में विल स्टार्ट द न्यू लेसन। इसलिए रोज सिंसियरली सीरियसली कनेक्टेड रहो, जब क्लास शुरू होगा तो सीरियसली पढ़ो, क्योंकि ये पार्ट आपको पढ़ने के लिए आगे समय नहीं मिलने वाला, आगे ये पार्ट्स पढ़ाए नहीं जाएंगे। जो लोगों का इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है वो लोग यूट्यूब पे देख ले, यूट्यूब में फिजिक्स के लेक्चर्स आज 2 आएंगे, कल 2 आ जाएंगे, केमिस्ट्री के सब डालना हो गया, फिजिक्स के रेडी करने के रह गया। इसलिए एक्चुअली ये पढ़ाने के लिए, अब जैसे मैंने नियरली 45-50 मिनट पढ़ाया, ये लेक्चर को एडिट करने के लिए 2 घंटे लगते हैं, और एडिट करने के लिए 1-2 सर लोग यहाँ प्रेजेंट रहते हैं, तो इसलिए पढ़ाने के बाद में ज्यादा काम यहाँ चलता, पढ़ाने से भी, इसलिए इट विल टेक सम टाइम, लेकिन आज फिजिक्स के लेक्चर आ जाएंगे सारे। दूसरा और एक आपको इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी थी, कल एक टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज आई, जैसे जूम के बारे में हम लोगों ने अलग अलग न्यूज देखी, टीवी में आया, पेपर में आया कि इसमें ऐसा होता, उसमें वैसा होता, बट विदाउट आवर सम एक्शन, हमारी कुछ गलत एक्शन तक के जूम अपना कुछ भी नहीं कर सकता। हम कुछ गलत करेंगे, कुछ इंफॉर्मेशन भरेंगे अननेसेसरी, तो पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि क्लास की तरफ से आपको मैसेज आपके मोबाइल नंबर पे आता, वो नंबर ऊपर अपने क्लास का नाम लिखा हुआ रहता, उससे आता, उसमें सिर्फ आईडी और पासवर्ड आता और मीटिंग का टाइम आता, इसके अलावा और कोई मैसेज नहीं आता। डालना है तो मैं पहले आपको बताऊंगा कि ऐसा ऐसा मैसेज आएगा। ऐसा अगर कोई दूसरा मैसेज आता है कि भी एडमिन के नाम से, ललित ट्यूटोरियल नहीं लिखा हुआ, एडमिन के नाम से आया, जूम के नाम से आया, तो डोंट रिस्पॉन्ड टू दैट मैसेज, ऐसे कोई मैसेज को रिस्पॉन्ड मत करो कि भी जूम की तरफ से आया, जो भी लिखा होगा उसमें डोंट, उसमें कोई लिंक आ गई तो लिंक को क्लिक करो, बिल्कुल नहीं, ऐसा हम कुछ भी नहीं भेजने वाले। दूसरा, क्लास की तरफ से कोई भी कम्युनिकेशन इन द फॉर्म ऑफ ईमेल्स नहीं होगा, कभी आपको क्लास की तरफ से ईमेल नहीं आएगा। एक सर्वे का रिजल्ट दिया कल टाइम्स ऑफ इंडिया में, मैंने उसमें कुछ पॉइंट्स लिख के रखे, तो टाइम्स ऑफ इंडिया में पूरा उसका डिटेल्स आए कि कैसे कैसे मेल आते वगैरह, ये आपको सोचने का काम ही नहीं है। अगर जूम के नाम से कुछ मेल आया आपको, जो आपने मेल आईडी से लॉगिन किया, तो उस मेल को जूम की तरफ से आया तो वैसे ही पड़े रहने दो, सीधा सीधा डिलीट कर दो बस, उसमें होशियारी मत करो, सर ने बोला डिलीट करो, है क्या वो तो देख लेते, बाद में डिलीट कर देंगे, कोई जरूरत नहीं है, पहले ही डिलीट कर दो, डिलीट कर दो। तो क्लास की तरफ से कोई ईमेल नहीं आएगा, अगर जूम के नाम से कोई ईमेल आपको आता है तो सीधा उसको डिलीट कर दो, और कुछ कोई करना नहीं है। अलग अलग ईमेल्स आते, पहली बात तो ईमेल्स अपनी तरफ से आएगा नहीं, आया तो पहले आपको डिलीट करना है। उसमें कुछ आधे जूम अकाउंट के नाम से आएगा, मिस्ड जूम मीटिंग नाम से आएगा, फिर क्लास का इंस्टीट्यूट का नाम, मीटिंग कैंसल्ड ऐसा आएगा। ऐसा कोई भी आपको अगर मेल आया तो उसको ओपन किए बगैर ही डिलीट कर दो। कुछ शाने करेंगे, ओपन करेंगे तो उसमें एक लिंक आएंगी, वो लिंक अगर आपने क्लिक कर दी तो आपका मोबाइल, आपका टैब, आपका लैपटॉप, आपका कंप्यूटर हैक हो जाएगा, पूरा उसका रिमोट कंट्रोल किसी और को मिल जाएगा,
then you will be responsible for it. तो इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ, कोई ईमेल क्लास की तरफ से नहीं आएगा। कोई भी जूम के नाम से मेल आया तो उसको डिलीट करना, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर ये सिक्योरिटी फीचर हमने फॉलो किए तो बाद में कोई इसमें आपको डर नहीं है, थ्रेट नहीं है। इसलिए नेवर ओपन एनी ईमेल फ्रॉम द जूम, उसको आप डिलीट कर दो आते से बस। तो ये आपको बताने थे। उसमें लिंक आती, फिर वो लिंक क्लिक करने के बाद में आपको और कुछ डिटेल मांगता, वो देने के बाद में कंप्यूटर में मैक्रोज ऑन करो, फिर आपका कंप्यूटर पूरा उनके हाथ में चला जाता। कंप्यूटर है, मोबाइल है, लैपटॉप है, जो भी है। इसलिए फिर से बता रहा हूँ, क्लास की तरफ से सिर्फ मैसेजेस ही आएंगे। वो मैसेजेस आपके पेरेंट के मोबाइल नंबर पे आएंगे, आइदर टेक्स्ट और व्हाट्सएप। उसमें क्लास का नाम लिख के आएगा। उसमें दो ही बातें आएंगी, आईडी पासवर्ड या टाइम टेबल, बस। इससे अलावा कुछ नहीं आएगा। कोई भी ईमेल अगर जूम की तरफ से आता है तो उसको डिलीट कर दो, बस। ये जो कल के टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था, इसलिए क्योंकि अभी ये ऐप वर्ल्ड वाइड यूज हो रहा है। तो वर्ल्ड वाइड यूज हो रहा है तो कहीं कहीं उसका मिसयूज भी हो रहा है। तो उसमें से एक्चुअली हमारा क्या लेने वाले हैं, लेक्चर चुराओ चुराओ। मेल आईडी में कुछ डाटा है तो उसमें टेस्ट पेपर है, और क्या उसमें वो ले लो। आपके मेल आईडी में कुछ है तो क्या, तो इसमें अपने जो कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं आपके इसमें, उसके लिए कोई मेल को रिस्पॉन्ड मत करो। अपने आप आपके कंप्यूटर से, मोबाइल से कुछ नहीं निकलने वाला, अनलेस एंड इफ यू गिव द एक्सेस। अगर आपने उनको एक्सेस दिया कंप्यूटर का तो ही ऐसा कुछ हो सकता है, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये इंफॉर्मेशन फॉर द सेफ्टी यूजिंग दिस ऐप। नाउ अबाउट द, हाँ, उसका और एक पॉइंट आपको टेस्ट के बारे में बताने का रह गया। टेस्ट के अभी ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो गया कि इसके एक टेस्ट लेंगे, केमिस्ट्री का आपका आइसोमेरिज्म हो रहा है, ऑप्टिकल उसके एक टेस्ट लेंगे। सही में आपने कितना पढ़ा, वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की पीडीएफ में नोट्स आपको आज मिल जाएंगी। पूरा जो नोट्स है वो हैंड रिटन है, लेकिन पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। फिजिक्स के मैं रोज आपको बोर्ड के स्नैप्स निकाल के डाल रहा हूँ, वो सारे वो आप नोटबुक में अपडेट कर लो। बस यही सारी नोट्स लिखनी है, इसके सिवा कुछ लिखना नहीं है, तो आप ये अपडेट कर लो। तो टेस्ट अभी आपको जैसे पहले स्टार्टिंग में भेजी थी पीडीएफ में कि पेरेंट के सामने बैठ के सॉल्व करो, अभी भी आई विल रिक्वेस्ट ऑल पेरेंट्स कि भी जब टेस्ट है आप उनके साथ बैठिए। वैसे भी आई थिंक ऑलमोस्ट सारे पेरेंट्स घर पर ही है अभी, तो उनके सामने बैठ के आपको टेस्ट देनी है। तो वो टेस्ट के लिए ऐप आएगा, ऐप की लिंक आपको हम भेजेंगे। क्लास के रजिस्टर्ड जो आईडी है, LALIT TP आता, कभी AP आता ऊपर से, उस पे से आने वाला मैसेज जो रहेगा उसमें की लिंक रहेंगी। वो लिंक, अपने लिंक पे से एक ऐप डाउनलोड करना, LT ऑनलाइन ऐप बोल के लिंक आएंगे डायरेक्ट। वो ऐप डाउनलोड करने के बाद में आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा। लेकिन शायद मैंने ये आप लोगों को नवंबर दिसंबर सबसे बोला हुआ है कि वो सर्विस हम कहीं बाहर से हायर कर रहे, तो उसके चार्जेस लगते। मैक्सिमम बच्चों ने उसके चार्जेस भरे हुए, और अभी भी बहुत से बच्चे उन्होंने भरे हुए नहीं है। ये यूजर आईडी पासवर्ड आपको उस कंपनी की तरफ से ही आने वाले हैं, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जिनकी भी फीस पेड करना बाकी है वो अभी भी ऑनलाइन पे कर सकते। ऑनलाइन पेमेंट कैसे करना, जिनको भरना है वो आप क्लास के नंबर पे फोन करके 12 से 5 के बीच में अकाउंट के डिटेल्स लेके भर दे। जिन्होंने नहीं भरे वो टेस्ट नहीं दे पाएंगे। चलो एक क्वेश्चन कल के लिए आप लोग घर से करके लाना जो है। सपोज एक स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग को दो ऑब्जेक्ट्स बांध दिए। स्ट्रिंग एक ऑब्जेक्ट एंड पे, एक ऑब्जेक्ट बीच में बांध दिया है और ऐसे घुमाया। फिर दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट बीच में है और एक ऑब्जेक्ट एंड पे, ऐसे दो ऑब्जेक्ट है। दोनों ऑब्जेक्ट एक ही रस्सी को बंधे हुए। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को घुमाना है, तो घुमाने के लिए टू रिवॉल्व दोज ऑब्जेक्ट्स, दोनों ऑब्जेक्ट ऐसे घुमाना। ये क्वेश्चन उस दिन मैंने सॉल्व करके दिया था, आपकी बैच में से एक लड़की ने पूछा था, उसको मैंने क्वेश्चन सॉल्व करके दिया था। कुछ लोगों ने उसका सॉल्यूशन देखा भी होगा उस दिन। ऐसे दो सर्कल पाथ से ये ऑब्जेक्ट टाइड टू स्ट्रिंग है, ये दो पत्थर बांधे हुए हैं। अभी मैं दोनों का मास फिलहाल सेम ही लेता हूं, दोनों अंदर की बाहर की लेंथ भी सेम लेता हूं, L L लाइक दिस। एक ही रस्सी को बांध के घुमाए, एक ही रस्सी को बांध के दोनों को घुमाया लाइक दिस। तो अब दोनों का पाथ, तो इसका पाथ छोटा है, इसका पाथ लंबा है, बहुत बड़ा पाथ है इसका, लेकिन दोनों को साथ में घूमना है। तो दोनों का कवर किया हुआ एंगल, दोनों को लगने वाला टाइम सेम। आपको निकालना क्या है, रेशियो ऑफ टेंशन इन द फर्स्ट पार्ट टू द टेंशन इन सेकेंड पार्ट।
पहले पार्ट में कितना टेंशन रहेगा, सेकंड पार्ट में कितना टेंशन रहेगा, रेशियो T1 to T2 आपको निकालना है। कल ये क्वेश्चन किसने मुझे पूछा था, द रेशियो ऑफ टेंशन इन स्ट्रिंग इफ द two objects are tied to the same string and the string is revolved in such a way that the string remains straight, स्ट्रिंग सीधी रहती, दोनों पत्थर ऐसे घूमते रहेंगे। तो अब इनका आपको टेंशन का रेशियो निकालना है, व्हाट शुड बी टेंशन रेशियो ऑफ टेंशन इन द टू पार्ट्स लाइक दिस। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन। दूसरा एक क्वेश्चन कुछ बच्चों ने कल और पूछा था, वो क्वेश्चन ऐसा था, वो नोट्स में ही है, आपके डायग्राम भी गिवन है नोट्स में, कि एक टेबल है ऐसा, इस टेबल पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, टेबल को सेंटर में होल है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है लाइक दिस, दूसरा ऑब्जेक्ट उसको नीचे लटका के रखा हुआ है, ये टेबल है। जो टेबल पर का ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को घुमा दिया ऐसे, तो उसने कितने स्पीड से घूमने को होना, सो दैट मैं इसको स्मॉल एम लिखता, इसको कैपिटल एम लिखता, ये रस्सी से बंधा हुआ टेबल के नीचे, ये होल ऐसा। व्हाट शुड बी द मिनिमम स्पीड, इसका ओमेगा कितना रहने को होना, so that the system is stable in equilibrium, this m neither moves upward nor moves downward, तो इसका ओमेगा निकालना कितना रहना। तो ये दो क्वेश्चंस आप करके रखेंगे, जिससे जैसे भी आता है, जो भी आंसर आता है आपका निकाल के रखो, बहुत आंसर की क्या आंसर आ रहा है अपना। ओके, तो ये हो गए कुछ आपके लिए कल की होमवर्क्स। ये सब पेजेस में आपको फिर से आज व्हाट्सएप में फोटो निकाल के जल्दी डाल देता, अभी कल का और आज का, अभी ये केमिस्ट्री के लेक्चर होने के बाद में ही डाल देता। तो दिस वाज ऑल अबाउट द सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, इन सब के बारे में। तो अब कल हम विल गो थ्रू द असाइनमेंट, कल हम लोग अपने असाइनमेंट के थ्रू जाएंगे, उसमें से क्या क्या क्वेश्चन आप लोग पूछते वो क्वेश्चन मैं करके दूंगा, मैक्सिमम क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व करके रखे हुए, तो सॉल्व किए हुए क्वेश्चन आपको बता दूंगा। तो दिस अबाउट द, या फिर सॉल्व किए हुए क्वेश्चन का जो है वो सॉल्व किए क्वेश्चन आपको उसमें से कौन से देखने हैं, कौन से पूछने हैं, आप कभी भी पूछ सकते हैं। दूसरा जो आगे डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्लास में कुछ सॉल्व कर लेंगे। सो टुमारो विल फिनिश दिस वन एंड डे आफ्टर टुमारो विल स्टार्ट द न्यू लेसन, नया लेसन शुरू करेंगे, उसके लिए आप पढ़ के रखो उसको। नया लेसन शुरू करेंगे जिसके एवरी ईयर JEE में पक्का एक क्वेश्चन होता है, मेन में भी एडवांस में भी, और नीट में 2 क्वेश्चन हर साल रहते हैं एवरी ईयर। इस साल का भी देख लेना आपने पेपर, इस साल के नीट की एग्जाम जून में होने के चांसेस है, कल की न्यूज है कि एग्जाम में भी इन द मंथ ऑफ जून, अगले साल की मई में रहेंगी फर्स्ट संडे को, देख लो डेट कौन सी है तो आपकी। तो नेक्स्ट लेसन हम शुरू करेंगे परसों से, दैट इज लेसन ग्रेविटेशन, जिसके 2 क्वेश्चन हर साल एग्जाम में है, एवरी ईयर 2 क्वेश्चन है, JEE में 1, नीट में 2, हर साल क्वेश्चन है। तो छोटा लेसन है कंपेरेटिवली, ये लेसन से छोटा लेसन है लेकिन वेटेज उसका ज्यादा है कंपेरेटिवली। सर्कुलर मोशन के भी 2 क्वेश्चन आते, मतलब मोशन इन प्लेन में, लेकिन इसमें 3 पार्ट्स है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, वेक्टर है, सर्कुलर मोशन है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, ये 3 पार्ट में से 2 क्वेश्चन, और ग्रेविटेशन है उसमें 2 क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे कुछ लेसन है जो आपके 2-2 क्वेश्चन क्लियर कराते जाएंगे। होप दैट ऑल ऑफ यू आर लर्निंग वेरी वेल फ्रॉम होम। अभी आपके डाउट्स के लिए आई विल अवेलेबल देयर फॉर योर डाउट्स, अभी अपने आप डाउट्स निकाल के रखो, ये क्वेश्चन करके रखो, ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं। तो इट्स ऑल अबाउट द, लगे तो उस क्वेश्चन के आंसर लिख लो, मैंने सॉल्व करके दिया आंसर, नोट्स मतलब आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आने के पहले आप लोग ये आंसर आते, देखो जिनके नहीं आए, कुछ बहुत सारे लोगों के आए थे, जिनके नहीं आए एक चेक करके रखो। ओके, ठीक है, थैंक यू।